अस्सलाम वालेकुम यार, चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्ट्रीमलेट देखेंगे। स्ट्रीमलेट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने इन्वायरमेंट में आ जाएं। 3.1 3.9 वाला इन्वायरमेंट ले लें, 3.6 वाला इन्वायरमेंट ले लें। इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सो स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करेंगे और स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले टर्मिनल खोल लें। आपके पास टर्मिनल खुल जाएगा। ठीक है, टर्मिनल में आपने लिखना है पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। और पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट करने के बाद ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। मैं स्लैक पे भी लिख रहा हूँ इंस्टॉलेशन की कमांड पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ हमने इंस्टॉल करनी है। स्ट्रीमलेट पे अगर आप मैटप्लॉटलिब से ग्राफ बनाते हो तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है मैटप्लॉटलिब से ग्राफ बनाना, राइट। स्ट्रीमलेट एक रिस्पॉन्सिव लाइब्रेरी है, सो इसलिए थोड़ा सा ग्राफ बनाने में मसला होता है। तो एक और ग्राफिंग लाइब्रेरी है प्लॉटली के नाम से, जो कि एडवांस है और सिंपल है। तो हम प्लॉटली में इंस्टॉल करेंगे। तो ग्राफिंग के लिए आप इंस्टॉल करें पिप इंस्टॉल प्लॉटली, PLOTLY प्लॉटली। ठीक है, ये दो लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल करनी है। प्लॉटली भी मैं लिख रहा हूँ। पिप इंस्टॉल प्लॉटली, ये दो लाइब्रेरीज पहले इंस्टॉल कर लें आप अपने पास। ये दोनों जब इंस्टॉल हो जाएं तो आप टर्मिनल फ़िलहाल बंद कर दें। होम एनवायरनमेंट पे आके अब हम जो है वो, क्योंकि हमें पूरी पूरी पाइथन की स्क्रिप्ट्स लिखनी है और कोई एनालिसिस नहीं करना है, एक ऐप बनानी है, तो हम VS कोड पे काम स्टार्ट करेंगे। तो VS कोड को लॉन्च कर लें, दोनों लाइब्रेरी जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए। नहीं, हमें वर्क बेंच वाली DB नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, इस पे नहीं चाहिए होगी। मैक पे कंटिन्यू कर लें। इस पे हमें इवन अब जो हम कंटिन्यू भी करेंगे एंड ऑफ द क्लास तक हमें DB नहीं चाहिए अब। एंड ऑफ द कोर्स तक हमें DB नहीं चाहिए अब।
अच्छा, आपकी इंस्टॉलेशन है कंप्लीट हो गई होगी। वी एस कोड का एनवायरनमेंट है। वी एस कोड के एनवायरनमेंट में आगे जो टॉप पे बटन है हमारे पास, जिस पे पेज बने हुए हैं, इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास आपकी फ़ाइल डायरेक्टरी या रूट ट्री खुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कोई रूट ट्री कनेक्टेड है वी एस कोड से, तो मेरे पास काफ़ी सारी फाइलें आ रही हो सकता है आपके पास कुछ भी ना आ रहा हो या कुछ फाइलें आ रही हो। तो आपने करना है कि आपने एक फ़ोल्डर इसके अंदर ऐड करना है, और फोल्डर आपने वो ऐड करना है जो जिसकी लोकेशन आपको पता हो, क्योंकि इसको हम कमांड लाइन से एक्सेस कर रहे होंगे अपने टर्मिनल से बार बार स्ट्रीमलेट रन करने के लिए। तो आपने करना ही है, आपने इस पर ब्लैंक स्पेस पे आके राइट क्लिक करना है। ठीक है, और इस पर आपने क्लिक करना है ऐड अ फोल्डर टू वर्क स्पेस। ऐड अ फोल्डर टू वर्क स्पेस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास डायरेक्टरी खुल जाएगी। तो जो भी आप, अगर आपका डेस्कटॉप पे पड़ा है कोई फोल्डर या डॉक्यूमेंट्स में, तो आप उसको ऐड ऑन कर लें। ठीक है, मैं मेरे पास ऑलरेडी ये डाटा शेडलॉक से फ़ोल्डर बना हुआ है, मैंने इसमें ऐड कर लिया, मैंने यस कर दिया। सो ये मेरे पास डाटा शेडलॉक्स का फ़ोल्डर आ गया डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी ऑलरेडी कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, डजेंट मैटर टू अस। ठीक है, सो मैं फ़ोल्डर बंद कर देता हूँ। ये मेरा फ़ोल्डर खुला हुआ है। अभी काम करता हूँ, मैं इसको रिमूव करा देता हूँ। अब आपके लिए एक नया ब्लैंक फ़ोल्डर बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। सो इसको मैं जाता हूँ ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस पे। ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस पे मैं दोबारा डाटा शेडलॉक्स की ऐड कर लेते हैं यार, दोबारा कौन सा नया फ़ोल्डर बनाए, राइट। सो ये मेरा फ़ोल्डर है। अब मुझे इसमें नई स्ट्रीमलेट की एक फ़ाइल बनानी है। तो स्ट्रीमलेट की फ़ाइल से मुराद ये है कि पाइथन की एक फ़ाइल बनानी है। सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और न्यू फाइल पे क्लिक कर दूँ, तो ये मेरी मेन फ़ोल्डर या जो भी फ़ोल्डर मेरा ऊपर वाला था ये उसके अंदर जा रही है। मैं इसको नाम दे देता हूँ streamlit1.py। ठीक है, तो वी एस कोड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये स्ट्रीमलेट की फ़ाइल है और ये मेरे ऊपर वाले फ़ोल्डर में आ रही है। इसको मुझे नीचे डाटा शेडलॉक्स में ले जाना है, तो इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। सो अब ये मेरी डाटा शेडलॉक्स के फ़ोल्डर के अंदर एक streamlit1.py की फ़ाइल बन गई है, जो कि यहाँ पे खुली हुई है। ठीक, इसको मैं अगर डायरेक्टरी में भी देखना चाहूँ तो ये मेरी डायरेक्टरी है डाटा शेडलॉक्स की, और ये streamlit.py की फ़ाइल बन गई। ठीक, सो ये फ़ाइल बना लें एक पाइथन। तो अब जिस तरीके से हम जुपिटर नोटबुक में स्टार्ट करते थे, सेम उसी तरीके से पाइथन की किसी भी स्क्रिप्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आप पांडास का काम भी इस पे कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी होती है, तो हम इंपोर्ट करा लेंगे। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एस टी। ठीक है, ये मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपके पास विजिबल हो। सो स्ट्रीमलेट STREM स्ट्रीमलेट डॉट एस टी। अच्छा, इसकी खूबसूरती ये है वी एस कोड की कि अगर आप कोड में कोई गलती कर रहे होगे तो ये आपको यहीं पे हाईलाइट कर देगा, जिस तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक आती है। अब ये मुझे बोल रहा है कि इसको यहाँ पे प्रॉब्लम मिल रही है, इसको स्ट्रीमलेट मिल नहीं रही। ठीक है, तो क्यों नहीं मिल रही, अ, इसको देख लेते हैं दोबारा एक दफ़ा लिख के। स्ट्रीमलेट एज एस टी। सो ये अभी भी मेरे पास मसले कर रहा है कि इसको स्ट्रीमलेट नहीं मिल रही। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि हो सकता है मेरे पास इन्वायरमेंट में स्ट्रीमलेट इंस्टॉल ही ना हो। सो मैं इंस्टॉल पे जाके दोबारा देख लूँ अगर, तो इसको स्ट्रीमलेट यहाँ पे नहीं मिल रही। इसका मतलब मेरे पास स्ट्रीमलेट इंस्टॉल नहीं हुई है सही तरीके से। सो मैं दोबारा स्ट्रीमलेट इंस्टॉल कर लेता हूँ।
स्ट्रीमलेट। तो अभी इंस्टॉल कर रहा है स्ट्रीमलेट मेरे पास। सो अब मेरे पास टर्मिनल ये कह रहा है कि मेरे पास स्ट्रीमलेट अब इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। तो अब पाइथन में इसमें दोबारा दिखते हैं। इसको बंद करता हूँ मैं सेव करके फ़ाइल, और इसको दोबारा खोलता हूँ। सो अब इसको अभी भी मसला आ रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि मुझे VS कोड दोबारा से खोलना पड़ेगा, ठीक है। मैं VS कोड दोबारा खोल लेता हूँ। होम इन्वायरमेंट लॉन्च, ठीक है। लॉन्च करने के बाद मैं दोबारा जो हमारी फ़ाइल थी उस पर नेविगेट कर लेता हूँ। सो हमने फ़ाइल बनाई थी डाटा शर्लॉक्स के अंदर। डाटा शर्लॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास फ़ाइल और होगी streamlit.py। सो अब ये देखें कि मेरे पास से नीचे से जो स्पेलिंग मिस्टेक जैसा एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया, इसका मतलब, और कोड भी इसने ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दिया। सो दैट मीन कि मेरी स्ट्रीमलेट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है और पाइथन ने पढ़ भी लिया स्ट्रीमलेट, ठीक है। सो स्ट्रीमलेट में काम करने की सबसे बड़ी आसानी है कि स्ट्रीमलेट के अंदर डिफरेंट टाइप के क्लासेस अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ करते हुए फ्रंट एंड बना सकते हो। तो स्ट्रीमलेट इज़ ओनली अ फ्रंट एंड लाइब्रेरी जिससे आप वेब फेसिंग वेबसाइट्स या वेब एप्स बना सकते हो। इसकी बैक एंड पे आपको जो भी स्क्रिप्टिंग, जो भी एनालिसिस करना है, उसके लिए आपकी अपनी लाइब्रेरीज़ काम करती हैं, जैसे पांडास है, जैसे ग्राफिंग के लिए हमने प्लॉटली उठाई, एट्सेट्रा। तो आप सारा एनालिसिस लाइब्रेरी पे करते हो, लेकिन जो चीज़ आपको फ्रंट एंड पे ले जानी है वो आप स्ट्रीमलेट के फंक्शंस इस्तेमाल कर रहे हो। तो ठीक है, स्ट्रीमलेट के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं। तो अगर मैं स्ट्रीमलेट के डॉक्स दिखाऊँ आपको, streamlit.io पे आप जाएँ। streamlit.io पे जाके अगर आप स्ट्रीमलेट के डॉक्स देखें तो ये API रेफरेंस के अंदर ये बहुत सारी क्लासेस इसकी हैं, और इन डॉक्स की खूबसूरती है कि बहुत सिंपल और प्लेन है। जैसे अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट के आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब जैसे मुझे टाइटल लिखना है तो मैं टाइटल पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि टाइटल किस तरीके से लेके आते हैं, ठीक है। और ये इसकी कोड एग्जांपल है, और इस तरीके से आपका टाइटल डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे होंगे, काफ़ी एलिमेंट्स हम डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, तो अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। मैं एक रिज्यूमे वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले टाइटल देना है। सो st.title, ये टाइटल की क्लास है, और ब्रैकेट के अंदर जो भी मुझे टाइटल देना है वो मैं लिख दूँगा, ठीक है। ये लिखने के बाद इसको मुझे सेव करना है, ठीक। जब मैं सेव कर लूँगा तो मैं आऊँगा अपने टर्मिनल पे वापस। अब यहाँ से मुझे नेविगेट करना है दोबारा, जो भी जहाँ पे भी मेरी फ़ाइल सेव थी मुझे उसके अंदर उसको नेविगेट करना। तो मेरी फ़ाइल सेव थी cd.documents में, ठीक है। cd स्पेस डॉक्यूमेंट्स। अब मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गया। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे फ़ोल्डर का नाम था डेटा शर्लॉक, तो फिर मैं चेंज डायरेक्टरी करूँगा डेटा शर्लॉक्स। सो मैं डेटा शर्लॉक्स के अंदर आ गया। इसके अंदर मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है streamlit1.py, ठीक है। अब मुझे ये ऐप रन करनी है, ठीक है। ऐप रन करने से मुराद ये कि स्ट्रीमलेट आपके अपने कंप्यूटर पे एक सर्वर बनाएगा और सर्वर में इस ऐप को रन करेगा। तो कोई भी स्ट्रीमलेट की ऐप अगर आपने लोकल इन्वायरमेंट में रन करनी होती है तो उसकी कमांड होती है स्ट्रीमलेट रन, और उसके बाद ऐप का नाम। तो यहाँ पे हमारे पास है streamlit1.py, स्ट्रीमलेट रन streamlit1.py। सो ये रन कर देगा आपके लोकल सर्वर के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा पहली बार रन करने में। सो जैसे ही मेरी ऐप रन होगी और ये मेरे पास यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। सो अगर आप टर्मिनल पे देखें तो ये इसने लोकल होस्ट बनाया, लोकल होस्ट पे यानी आपके अपने कंप्यूटर पे एक सर्वर बनाया और सर्वर को बना के ये ऐप रन कर दी। और ऐप में जो हमने रिज्यूम लिखा था, ठीक है, वो यहाँ आ गया। मैं रिज्यूम की जगह चेंज कर दूँ, कंट्रोल CV कर दूँ और इसको सेव कर दूँ कंट्रोल S से, तो
यहाँ पे मुझे बार बार ऐप रन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ पेज रिफ़्रेश करूँगा और मेरी जो जो भी ऐप है वो अपडेट होती जाएगी। सो यहाँ तक सबसे पहले कर लें और रिज्यूम लिख लें। जो रन करने की कमांड है वो भी मैं स्लैक पे लिख रहा हूँ। जब आप ऐप में जाते हैं तो मेरे पास ये वाइट में आ रही है, हो सकता है आपके पास ब्लैक में आ रही हो, ठीक है। तो स्ट्रीमलेट में अपनी बिल्ट इन बहुत सारी कलर स्कीम है, आप कलर स्कीम चेंज कर सकते हो। कलर स्कीम चेंज करने का तरीका ये हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा सेटिंग्स, सेटिंग्स पे क्लिक करें और इस थीम के अंदर आके आप कलर थीम चेंज कर सकते हो। अगर मैं डार्क कर दूंगा तो आपके पास हो सकता है इस तरह की दिख रही हो, मैंने लाइट थीम सेलेक्ट करी हुई है पहले से ही। सेटिंग्स में जाएँ, यहाँ से थीम चेंज कर दें, लाइट आ जाएगा। इसके अलावा इसके प्राइमरी सेकेंडरी कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो वो यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से जाके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम वाइट बैकग्राउंड के साथ ही काम करेंगे क्योंकि हम रिज्यूम बना रहे हैं। तो मैं फिर रिफ़्रेश करूँ तो ये रिज्यूम हो जाएगा। सो टाइटल के बाद हम दूसरी टेक्स्ट क्लास देख लेते हैं। दूसरी टेक्स्ट क्लास जो है वो है हेडर की, ठीक है। सो टाइटल बड़ा होता है, हेडर उससे छोटा होता है, सब हेडर उससे छोटा होता है, टेक्स्ट सबसे छोटा होता है। अगर आपने HTML पे काम किया हो या वर्ड पे भी काम किया हो इवन, तो आपके पास H1 H2 H3 H4 हेडिंग टैग्स होते हैं। इसी तरीके से स्ट्रीमलेट के अंदर टाइटल, हेडर, सब हेडर और फिर टेक्स्ट या राइट होता है। तो हम इससे छोटा वाला सब हेडर ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं नाम अपना, ठीक है। नाम लिख के सेव करूँगा और यहाँ पे अपनी ऐप रिफ़्रेश करूँगा तो ये जॉन डो हो जाएगा। अच्छा, मैं काम ये करता हूँ कि मैं ये दोनों विंडोज़ जो हैं हाँ, क्या ऑन करें, सॉरी। हम्म। हम्म। अच्छा, आप ऑटो रीलोड की बात कर रहे हो? ऑटो रीलोड की बात करो ना, ऐप दोबारा रीलोड हो जाए सेव करने पे ऑटोमेटिकली। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ। अच्छा, इसकी वजह ये है, मैं ऑफ़ इसलिए रखता हूँ इसको कि जब आप एनालिसिस की कोई ऐप बना रहे होगे ना और डाटा एनालिसिस परफॉर्म करोगे तो आप यहाँ पे हल्का सा भी कुछ चेंज करो या हल्का सी भी विजुअल में कोई चेंज करो या एक कॉलम ऊपर नीचे करो, वो पीछे ऐप रीलोड हो जाती है, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया, ये ऑप्शन है, अच्छा अच्छा ऑप्शन है, आपने मुझे मतलब आपने हाईलाइट किया, इट्स गुड। बट इसकी वजह है कि मैं वो डिफरेंस देखना चाहता हूँ, एक तो कि मैंने प्रीवियसली कहाँ पे क्या चेंज करना चाह रहा हूँ अगर ऐप बहुत लंबी हो जाए। तो स्क्रीन को देखते हुए मैं यहाँ पे कोड एडिट कर रहा था कि मुझे क्या हेडिंग चेंज करनी है, क्या करनी है, एक वो चक्कर है। दूसरा, अगर आप एक चीज़ नोट करो ना कि ये तो बहुत लाइट ऐप है स्ट्रीमलीट की। सो मैं जब भी रन करता हूँ तो ये ऊपर आप देखो हल्का सा एक यहाँ पे रनिंग लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। जब आप हैवी ऐप बनाने जाते हो तो ये स्ट्रीमलीट थोड़ा स्लो है, थोड़ा टाइम लेता है रन करने में। तो आपकी हर चीज़, आप यहाँ पे कंट्रोल एस दबाओ वहाँ पे ऐप री रन होगी, यहाँ कंट्रोल एस दबाओ वहाँ ऐप री रन होगी। तो कभी कभार रीलोडिंग आपकी टाइम खा जाती है। तो मैं इसको रीरन तभी करता हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो
इट्स अप टू यू, आप ऑटो पे रखना चाहो तो आप ऑटो पे रख दो, कोई वजह नहीं। अच्छा, हमने हेडर देख लिया। हेडर के बाद सब हेडर देख लेते हैं, एस टी डॉट सब हेडर। ठीक है, सब हेडर में मैं लिख लेता हूँ बायोडाटा। ठीक है, बायोडाटा मैंने सेव कर लिया। सो ये बायोडाटा सब हेडर में आ गया। बायोडाटा के अंदर मैं लिख लेता हूँ दो टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट लिखने के आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो आप लिख सकते हो एस टी डॉट टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं लिख सकता हूँ नेम जॉन डो। दूसरा तरीका है आपके पास एस टी डॉट राइट। ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ ईमेल जॉन डॉट डो एट एक्मे डॉट कॉम। ठीक है, सो अब रीलोड करके देखते हैं। सो ये राइट है, ईमेल मैंने राइट में लिखी थी, और टेक्स्ट मैंने नेम जो है वो टेक्स्ट में लिखा था। इन दोनों में फ़र्क क्या आ रहा है? इन दोनों में फ़ॉन्ट का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, नेम टेक्स्ट जो है वो मोनोस्पेस फ़ॉन्ट उठा रहा है, और राइट जो है वो सॉरी, टेक्स्ट जो मोनोस्पेस उठा रहा है, राइट जो है वो इसका अपना फ़ॉन्ट उठा रहा है। तो इट्स अप टू यू, आपको जहाँ पे जो यूज़ करना हो आप कर सकते हैं। आपको दोनों जगह राइट यूज़ करना हो आप कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। बायोडाटा के बाद मुझे इसकी एजुकेशन ऐड करनी है। ठीक है, मैं एक नया कोड ब्लॉक बना लिया, एस टी डॉट सब हेडर, और इसके अंदर मैंने लिख दिया एजुकेशन। एजुकेशन में मैं आ गया। अब मैं क्विकली क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि सेम वही वाले मेथड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो एजुकेशन के अंदर मैं पहले लिख लेता हूँ मास्टर्स। इसने कहाँ से किया है? इसने ऑक्सफोर्ड से मास्टर करा देते हैं इसको, टी, और इसके बाद एस टी डॉट राइट बैचलर्स भी करा देते हैं इसको। कहाँ से किया है? ये भी इसने ऑक्सफोर्ड से किया। ठीक, इसको करते हैं सेव, और इसको करते हैं रिफ़्रेश। सो ये बायोडाटा आ गया, और ये इसकी एजुकेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग नहीं लग रही है ये चीज़। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये एजुकेशन वाला ब्लॉक उठे और बायोडाटा के सामने आ जाए। HTML वाले भाइयों को पता होगा कि ये ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक कर रहा है। हमने लिखा सब एक सीरीज़ के अंदर ही है, तो ये आगे नहीं ले आ रहा। अब इसको मैं अगर यहाँ से उठा के यहाँ कर दूँ, यहाँ ले जाऊँ, तब भी आगे नहीं ले आएगा। तो इस ये विजुअली इसको मैनेज करने के लिए आपके पास जो चीज़ यूज़ होती है वो कहलाती है कॉलम। सो आप कॉलम्स बना सकते हो, और उस कॉलम के अंदर आप जो देना चाहो वो दे सकते हो। कॉलम बनाने का तरीका ये कि फ़िलहाल, अच्छा, जितनी मर्ज़ी आप कॉलम बना सकते हो। ठीक है, आप एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, इट्स अप टू यू, आपको जितनी मर्ज़ी कॉलम बनाने बना लो। फ़िलहाल हमारा दो कॉलम से काम गुजर जाएगा, एक लेफ़्ट कॉलम, एक राइट कॉलम। लेफ़्ट कॉलम में मुझे बायोडाटा चाहिए, राइट कॉलम में मुझे एजुकेशन और स्टफ़ चाहिए। ठीक है, तो मैं दो कॉलम बना देता हूँ। कॉलम लेफ़्ट कॉमा कॉलम राइट, ये दो कॉलम हो गए, इन दो कॉलम के नाम हो गए। अब मैं यहाँ पे मेथड अप्लाई करूँगा एस टी डॉट कॉलम्स का, और मैं इनको बताऊँगा कि इस कॉलम का साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको कहा कि 100% या 1%, तो सेम साइज़ के दोनों कॉलम होंगे। अगर मुझे डिफरेंट साइज़ के कॉलम बनाने होते तो पहले का साइज़ मैं 1 देता और दूसरे का साइज़ 2 देता, डबल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट साइज़ के कॉलम बना ले। 3 कॉलम होते तो दोबारा मैं यहाँ 1 लिखूँ तो पहला छोटा कॉलम, दूसरे नंबर पे बड़ा कॉलम, पे तीसरे नंबर पे दोबारा छोटा कॉलम आएगा। सो फ़िलहाल दो सिमिलर साइज़ के कॉलम से मेरा काम चल जाएगा।
तो मैं ये 2 कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, 1 साइज़ के। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा ब्लॉक उठ के मेरे लेफ़्ट कॉलम में आ जाए और ये पूरा ब्लॉक उठ के मेरे राइट कॉलम में आ जाए। तो मैंने कहा विथ कॉलम लेफ़्ट। अब कॉलम लेफ़्ट मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि विथ कॉलम लेफ़्ट के अंदर क्या क्या डालो। जो जो चीज़ें मुझे कॉलम लेफ़्ट के अंदर डालनी होगी, इसको मैं टैप करके कॉलम लेफ़्ट के अंदर ले जाऊँगा, ठीक है। और ये मुझे राइट कॉलम में डालनी है, तो विद कॉलम राइट, और ये सारा उठा के मैं राइट कॉलम में ले जाऊँगा। इसको मैं कर दूँगा सेव और इसको मैं कर दूँगा रिफ़्रेश। अच्छा जी, यहाँ पे क्या एरर दे रहा है? कॉलम्स 1 में एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? सॉरी, 2 कॉलम्स हैं तो मुझे 2 कॉलम्स डिफाइन करने पड़ेंगे, राइट। सो ये मेरा बायोडेटा इधर आ गया। अच्छा, अब ये रिज्यूमे और जॉन डो को भी इधर ले आ रहा है। मुझे रिज्यूमे और जॉन डो इधर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से उठाऊँगा, कट करके इनको इन 2 कॉलम से ऊपर पेस्ट कर दूँगा। अब रिफ्रेश करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट। ये रिज्यूमे आ रहा है और रिज्यूम के नीचे नाम आ रहा है और बायोडाटा एजुकेशन, ये 2 कॉलम आ जाए। सो यहाँ तक करें। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ यार जॉन डो भाई की तस्वीर भी आ जाए। तो पहले इनकी कोई तस्वीर ढूंढ लेते हैं। अवतार के नाम से कोई तस्वीर ढूंढ लेते हैं। ये तो वाला अवतार खुल गया भाई। हमें वो अवतार नहीं चाहिए, हमें ये अवतार चाहिए, ठीक है। तो हमें ये अच्छी लग रही है, हमने कहा यार ये जॉन डो भाई की तस्वीर सेव कर लेते हैं। मैंने कहा डीपी के नाम से डाउनलोड्स के अंदर मैंने सेव कर ली, राइट। सो अब मुझे काम ये करना है कि तस्वीर लोड करने के लिए मुझे सबसे पहले जहाँ पे मैंने सेव करी है ये डीपी, अच्छा इसने जो है वो वेब ऐप के फॉर्मेट में कर ली। मुझे वेब ऐप के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे पीएनजी के ना फॉर्मेट में या जेपैग के फॉर्मेट में चाहिए। प्रोफाइल
ठीक है, मैं कोई भी उठा लूँ यार, ये उठा लें। DP2, ये कौन से फॉर्मेट में सेव कर रहा है, दोबारा डाउनलोड में देखते हैं। DP2 ये मेरी JPEG के फॉर्मेट में आ गई है, मुझे काबिल कबूल है। ठीक, सो इस DP को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं ले आके जहाँ पे मेरी फ़ाइल सेव है, मेरे पास डाटा शेडलॉक से फोल्डर में थी, आपके पास जहाँ पे सेव हो वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये मेरी फ़ाइल अब यहाँ पे विजिबल होने लगेगी। ठीक है, मेरी फ़ाइल यहाँ पे आ गई DP2 JPEG के नाम से। अब मुझे ये पिक्चर लेके आनी है इस ऐप के अंदर। ठीक, सो अब एक मसला तो नहीं कहेंगे इसको, मसला नहीं है, एक अच्छी चीज़ ये है कि पाइथन में इटसेल्फ इमेज रीड करने की कैपेबिलिटी है भी और नहीं भी। ठीक, सो इमेज रीड करने के लिए आपको पाइथन की अगेन एक लाइब्रेरी लोड करनी होती है, लेकिन वो पाइथन की ही लाइब्रेरी है, वो ऑलरेडी पाइथन के साथ इंस्टॉल्ड आती है और आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। और वो कहलाती है पाइथन इमेज लाइब्रेरी PIL के नाम से। अब वो ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड क्यों नहीं आती है ऐप के अंदर, उसकी वजह ये कि आप पाइथन ये कहता है कि आपकी ऐप ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए ताकि फ़ास्ट लोड हो। तो जिस मॉड्यूल की ज़रूरत है वो मॉड्यूल आप इंपोर्ट करा लें और वो यूज़ कर लें, रादर दैन कि आप पूरी की पूरी पाइथन इंपोर्ट कराएं। सो अभी हमारे पास यहाँ पे इमेज रीडिंग का मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ, तो हमें इमेज रीडिंग कैपेबिलिटी इस ऐप के अंदर चाहिए। तो इसका तरीका ये कि फ्रॉम पाइथन इमेज लाइब्रेरी इंपोर्ट इमेज, ठीक है, इसको मैं रन कर दूँ। सो अब मैंने इमेज के नाम से एक पाइथन की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली जो कि इमेज रीड कर लेगी। ठीक है, सो अब मुझे ये इमेज रीड करनी है और किसी ना किसी वेरिएबल में सेव करनी है ताकि मैं उसको स्ट्रीमलेट में लेके आ सकूँ। सो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया पिक का, और पिक में मैंने कहा कि इमेज डॉट ओपन, इमेज में से ओपन कर लूँ। क्योंकि मैंने फ़ाइल इसी फोल्डर के अंदर सेव की हुई है तो मुझे कोई पाथ नहीं देना, अगर कहीं और सेव की हुई होगी तो आपने पाथ देना है। तो मेरी फ़ाइल का नाम था dp2.jpeg, ठीक है, कोटेशन मार्क्स के अंदर। सो ये क्या करेगी, इमेज का मॉड्यूल जो कि PIL के अंदर है वो इस इमेज को ओपन करके इस पिक वेरिएबल में सेव कर देगी। और अब मुझे ये इमेज जो है वो डिस्प्ले करानी है अपनी ऐप में। तो इसका सिंपल सा तरीका ये, जिस तरह टेक्स्ट का एक मेथड अवेलेबल था उस तरह मेरे पास इमेज का भी है। तो st.image और यहाँ पे आप वेरिएबल पास ऑन कर दोगे। ठीक है, अब इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो ये मेरी इमेज यहाँ पे आ गई, यहाँ तक कर लें। इमेज लोड कराने के बाद मुझे जो एक सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है, वो मसला मुझे नज़र आ रहा है कि यार ये इमेज मेरे साइज़ के मुताबिक नहीं आई, ये बहुत बड़ी इमेज है, ये मेरे लेआउट में सही नहीं बैठेगी। तो मुझे इसका साइज़ छोटा करना है। तो इसका जब साइज़ छोटा कर रहे हैं तो जहाँ आप इमेज लोड करवा रहे हैं स्ट्रीमलेट में, वहाँ इसकी विड्थ डिफ़ाइन कर दें।
विड्थ इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ यार ये 200 पिक्सल चौड़ी आप ले लो इमेज, ठीक है। इसको मैं सेव करा के जब रीलोड कराऊंगा तो ये मेरी इमेज 200 पिक्सल चौड़ी आ गई। सो इट्स गुड इनफ, ये यहाँ पे अच्छी लग रही है, साइज़ अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी लोकेशन अभी भी मुझे मसला कर रही है। मैं कहता हूँ कि यार ये यहाँ पे मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये रिज्यूमे और जॉन डो के इधर होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे। तो जिस तरीके से हमने बायोडाटा और एजुकेशन के लिए 2 कॉलम बनाए थे, उसी तरीके से हम इन दोनों के लिए भी 2 कॉलम बना सकते हैं। सो अगेन मैं कहता हूँ कि 2 कॉलम डिफाइन कर देता हूँ, कॉलम लेफ़्ट और कॉलम राइट, और st डॉट कॉलम्स 2। अच्छा, और राइट लेफ़्ट कॉलम में मैं ले जाता हूँ विद कॉल लेफ़्ट, इसमें टाइटल और हेडर आ जाए, ठीक है। और विद कॉल राइट में मेरे पास इमेज आ जाए। तो ये इमेज पूरी की पूरी मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ ले आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये एक कोड ब्लॉक हो गया, ये दूसरा कोड ब्लॉक हो गया। अब इसको सेव कराते हैं और इसको रीलोड करते हैं। सो ये इमेज मेरे पास यहाँ पे आ गई। साइज़ आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है इसको और कम कर दें। मैं कहता हूँ इसको 175 का साइज़ ले जाओ। सो अब ये साइज़ थोड़ा सही बैठ रहा है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ जो नोट करने की है कि हमने कॉलम लेफ़्ट कॉलम राइट जो यहाँ पे लिखा है, ज़रूरी नहीं है कॉलम लेफ़्ट कॉलम राइट लिखें। आप इसको कॉलम 1 और कॉलम 2 भी कर देंगे तब भी ये चलेगा, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2, तो यहाँ पे भी आपको कॉलम 1 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको कॉलम 2 करना पड़ेगा। टी आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तब भी ये वैसे ही चलेगी, ठीक है। तो और अगर हम कॉलम राइट कॉलम लेफ़्ट यूज़ कर रहे थे या कॉलम लेफ़्ट कॉलम राइट यूज़ कर रहे थे, तो उसमें हो ये रहा था कि हमने कॉलम लेफ़्ट कॉलम राइट यूज़ करा, यहीं पे इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे कॉलम लेफ़्ट कॉलम राइट की कहानी ख़त्म। और यहाँ पे हमने कॉलम लेफ़्ट कॉलम राइट दोबारा डिक्लेयर कर दिए, तो ये दोबारा यूज़ हो सकते हैं। सो इसलिए इसका रीयूज़ पॉसिबल है सेम कॉलम नेम्स का। तो डोंट गेट कन्फ्यूज़, आप कॉलम को कुछ भी नेम दे सकते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम लेफ़्ट राइट ABC एक्सेट्रा, जो आपको सूट करे। यहाँ तक कर लें। अब इस CV को कंप्लीट करने के लिए आखिरी चीज़ जो चाहिए मुझे, मैं ये चाहता हूँ कि जॉन डो भाई की जो स्किल्स हैं वो स्किल्स एक पाई चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे आ जाए, ठीक।
पाई चार्ट बनाने के लिए मेरे पास डेटा फ्रेम होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए या तो मेरे पास कोई CSV होनी चाहिए, CSV नहीं है तो मेरे पास कोई डिक्शनरी होनी चाहिए जिससे मैं डेटा फ्रेम बना सकता हूँ। सो क्विकली अगर पाइथन के इन्वायरमेंट में रहते हुए काम करें तो एक डिक्शनरी बना लेते हैं स्किल्स की। स्किल्स की डिक्शनरी में 2 कॉलम होंगे, एक तो स्किल्स होंगे, स्किल्स की स्किल्स होगी, वैल्यू के अंदर हम इसको एक लिस्ट पास कर देते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा स्किल्स होंगे। तो मैंने कहा जॉन डो को पाइथन आती है, उसके बाद जॉन डो को SQL आती है और जॉन डो को एक्सेल आता है। ये 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक तो स्किल्स हो गया। अब इस स्किल्स को पाई चार्ट में अगर कन्वर्ट करें तो हमें इसके वैल्यूज़ चाहिए होंगी या लेवल्स चाहिए होंगे, किस लेवल का स्किल आता है। तो इसको हम दे देते हैं एक्सपर्टीज़ का नाम या लेवल्स का नाम दे देते हैं इसको लेवल्स। सो सेम उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमने स्किल्स डिफाइन करें। तो हमने इसको कहा कि पाइथन इसको 30% आती है, SQL इसको 20% आती है और पाई चार्ट में क्योंकि 100% ओवरऑल होता है सो 30 20 50 हो गया, बाकी 50% इसको एक्सेल आता है, ठीक है। सो ये हमने लेवल्स और दो जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हम कॉमा देना भूल गए थे, सो ये अब एरर भी गायब हो जाएगा। सो ये अब हमारे पास एक डाटा डिक्शनरी बन गई स्किल्स की, ठीक। सो अगर इस स्किल्स को ही राइट करके देखें, st.write और स्किल्स, ठीक। सो मैं इसको सिर्फ स्किल्स ही राइट करके देख लेता हूँ कि यहाँ पे स्किल्स किस तरीके से दिखा रहा है। सो ये स्किल्स मुझे कंप्लीट डाटा डिक्शनरी इस तरीके से दिखा रहा है कि स्किल्स हैं, स्किल के अंदर पाइथन SQL एक्सेल है, लेवल्स इसके 20-30। मुझे इसको डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पैंडास चाहिए होगा, तो पैंडास इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। मैंने पैंडास इंपोर्ट करा ली। सो अब इस डिक्शनरी को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इस डाटा फ्रेम का नाम देना है कोई ना कोई, तो मैंने स्किल्स DF कर दिया जो कि डाटा फ्रेम का नाम है, और इसको पैंडास का डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना दो, डाटा फ्रेम स्किल्स, ठीक। मैंने सेव कर दिया, तो ये डाटा फ्रेम हो गया। तो अब डाटा फ्रेम को राइट मेथड से राइट करा के देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। स्किल्स DF, ठीक। मैंने ST राइट करा दिया। ST राइट के अंदर आप कोई भी फंक्शन पास कर सकते हैं, लेकिन ST टेक्स्ट के अंदर आप सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू या कोई ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर स्ट्रिंग आ रहा हो। सो जब मैंने ST राइट करवाया तो इसने खूबसूरती के साथ इसको एक टेबल की फॉर्म में स्किल्स और लेवल्स दे दिए। ये स्किल का कॉलम है, लेवल्स का कॉलम है, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है। सो एक तो डाटा फ्रेम को चेक करने का तरीका ये है, ठीक है। दूसरा, अगर आप डाटा फ्रेम देखना चाहें कि यार ये जुगाड़ी तरीका है, सो अगर आप स्ट्रीमलीड के अपने ओरिजिनल डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट से देखना चाहें तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जब आपका डाटा सेट बड़ा हो, डाटा फ्रेम बड़ा हो, तो नीचे स्क्रॉल बार्स आ जाती हैं और आप उसको घुमा सकते हो, ठीक है। तो डाटा फ्रेम को अगेन उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास इमेज का या उसका कॉलम है, तो ST राइट डाटा फ्रेम कर देंगे अगर आप, तो ये डाटा फ्रेम राइट कर देगा यहाँ पे, ठीक। सो अभी इसमें इतना कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपका डाटा फ्रेम बड़ा होता तो इसके साथ ये स्क्रॉलिंग वगैरह भी दे देता और आप डिफरेंट तरीके से इसको स्क्रॉल कर सकते थे, और भी काफ़ी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ जाते हैं डाटा फ्रेम के अंदर। सो दिस इज़ हाउ यू राइट डाटा फ्रेम। यहाँ तक कर लें ज़रा।
अब मुझे डेटा फ्रेम नहीं चाहिए था, अगर आपको याद हो हमने कहा था कि हमें पाई चार्ट की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रीमलेट के अपने अंदर अ, बहुत सारी किस्म की प्लॉट लाइब्रेरी हैं जो कि स्ट्रीमलेट सपोर्ट करता है। ठीक है, सो इसमें देखते हैं कौन कौन सी प्लॉटिंग लाइब्रेरी आपके पास आ रही हैं डॉक्स के अंदर। सो डॉक्स के अंदर आप जाएंगे एपीआई रेफरेंस में। सो एपीआई रेफरेंस को खोलेंगे और इसमें आप जाएंगे चार्ट एलिमेंट्स के ऊपर। तो एक तो इसके पास अपनी लाइब्रेरी है, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, बार चार्ट आप बना सकते हो। ठीक है, मैटप्लॉटलिब पाई प्लॉट के साथ आप प्लॉटिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब पाई प्लॉट के साथ प्लॉटिंग करने जाते हैं तो काफ़ी थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है पाई चार्ट के साथ प्लॉटिंग करने का। सो जो सबसे आसान और अच्छी खूबसूरत लाइब्रेरी है प्लॉटिंग की, दैट इज़ प्लॉटली चार्ट। ठीक है, तो हम प्लॉटली चार्ट से प्लॉटिंग कर रहे होंगे इसके अंदर। तो अब प्लॉटली चार्ट से प्लॉटिंग कैसे होती है ये तो हमने देखा ही नहीं आज तक। ठीक है, हमने सिर्फ मैट प्लॉट डॉट पाई प्लॉट से ही प्लॉटिंग करी है और ये मैं सिखाऊंगा भी नहीं। ठीक है, रीज़न बीइंग ये कि इतनी थोड़ी बहुत पाइथन करने के बाद आपको एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी आनी चाहिए। सो मैंने यार प्लॉटली देखते हैं, मैं अब मुझे तरीका पता है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि हम पहुँचते किस तरीके से हैं। तो हमें प्लॉटली के अंदर पाई चार्ट बनाना है। तो मैंने कहा ये प्लॉटली है, प्लॉटली खोला। सो प्लॉटली की डॉक्यूमेंटेशन लाजमी पड़ी हुई होगी कहीं ना कहीं। सो प्लॉटली के अंदर यहीं पे पड़े हुए हैं डॉक्स, और प्लॉटली के अंदर हमें ग्राफिंग लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। सो हम प्लॉटली में ग्राफिंग लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। अच्छा, ये अवेलेबल है पाइथन में भी, आर में भी, जूलिया में भी, जेएस में भी, मैटप्लॉटलिब में भी अवेलेबल है। तो हमने कहा यार हमें पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन देखनी है। तो ये पाइथन की प्लॉटली की डॉक्यूमेंटेशन आ गई। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो मैं पाई चार्ट सर्च करूँगा, ये मेरे पास पाई चार्ट का टॉपिक आ गया। तो अब यहाँ पे असूलन ये मुझे पाई चार्ट का फंक्शन बताना चाहिए, बताएगा कि पाई चार्ट किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, सो मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है आज, तो इस वजह से ये लोडिंग के अंदर मसले कर रहा है। सो यहाँ से आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिएगा। सो बनते कैसे हैं प्लॉटली के अंदर पाई चार्ट। तो सबसे पहले तो आपको डेटा फ्रेम हटा दें, आपको डेटा फ्रेम नहीं चाहिए, आप प्लॉटली इंपोर्ट करा लें। सो इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस, दिस इज़ द लाइब्रेरी प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज पी एक्स इम्पोर्ट करा लेते हैं इसको। अब यहाँ पे इसको क्या मसला आ रहा है भाई, प्लॉटली वुड नॉट बी रिजॉल्व बायलेंस। अच्छा, यानी कि मेरे पास प्लॉटली भी इंस्टॉल्ड नहीं है। सो इन्वायरमेंट टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, एक टर्मिनल ये दोबारा खुल गया। अगर आप पुराने टर्मिनल पे ही काम कर रहे हैं और ये ऑलरेडी चल रही है यहाँ पे पाइथन ऐप, तो अगर आप कंट्रोल सी दबाएंगे तो आपकी ऐप क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी ऐप क्लोज़ हो चुकी है। सो मैं यहाँ पे पिप इंस्टॉल प्लॉटली, सो मैं प्लॉटली इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो अभी इंस्टॉल कर रहा है, इतनी देर में हम प्लॉटली की डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। सो प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस को एज ए पी एक्स इम्पोर्ट करो सबसे पहले, फिर ये आपने डेटा फ्रेम बना दिया, ये जो भी डेटा फ्रेम बना रहा है इसको बनाने दो। अच्छा, अब ये तरीका है पाई चार्ट बनाने का। सो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद पी एक्स डॉट पाई, पाई इज़ दी पाई चार्ट मेथड फॉर प्लॉटली। अब पैरम्स क्या पास ऑन कर रहा है, ये पैरम्स में डेटा फ्रेम पास ऑन कर रहा है, और उसके बाद एक वैल्यूज़ का वेरिएबल पास ऑन कर रहा है, और एक नेम्स का वेरिएबल पास ऑन कर रहा है, और एक टाइटल्स का वेरिएबल पास ऑन कर रहा है। सो अगर हम यहाँ देखें तो वैल्यूज़ हमारी ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, नेम्स में ये सारे नेम्स आ जाएंगे, और टाइटल में जो भी मैं टाइटल रखना चाहूँ वो टाइटल आ जाएगा। तो हमारे केस में क्या होगा, वैल्यूज़ हमारे स्किल के लेवल्स होंगे और नेम्स हमारे स्किल होंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं प्लॉटली अगर इंस्टॉल हो गई है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड प्लॉटली, प्लॉटली मेरे पास इंस्टॉल्ड हो गई है। ठीक है, सो अब हम जाते हैं दोबारा डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। ये
कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। सो डीएफ डेटा फ्रेम में यहाँ पे हमारे पास स्किल्स डीएफ है, तो हमने इसको स्किल्स डीएफ पास ऑन कर दिया। वैल्यूज़ में हमारे पास अगर हम अपना डेटा फ्रेम देखें तो लेवल्स हैं। सो डेटा फ्रेम का लेवल्स कॉलम उठा लो और नेम्स के अंदर ने का स्किल्स का कॉलम उठा लो और टाइटल इसको दे देते हैं माई स्किल्स का। माई स्किल्स, राइट। सो ये एक फिगर बना देगा हमारे पास प्लॉट टी के अंदर। अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो सॉरी, मैंने ऐप बंद कर दी थी तो ये रीलोड नहीं हुआ। मैं दोबारा जाता हूँ, स्ट्रीमलेट रन स्ट्रीमलेट 1.py, रन हो गई, स्ट्रीमलेट आ गई। तो अब ये इसने फिगर बना के एक वेरिएबल के अंदर सेव कर ली, बट यहाँ पे शो नहीं करेगा। सो अगेन हमें शो कराने के लिए स्ट्रीमलेट का फंक्शन चाहिए होगा, स्ट्रीमलेट डॉट प्लॉटली चार्ट। ठीक है, और प्लॉटली चार्ट के अंदर हमें सिर्फ वो वेरिएबल पास ऑन करना है जिसके अंदर हमारी फिगर सेव है। इसको अगर हम सेव करके रिफ्रेश करें, सो अब ये प्लॉटली चार्ट आ गया। सो दिस इज़ माई प्लॉटली चार्ट। माई स्किल्स का इसने पाई चार्ट बना दिया। तो इसी तरीके से आपके पास कोई भी डाटा फ्रेम हो, उस डाटा फ्रेम का आपने कोई भी चार्ट बनाना हो तो वो चार्ट आप इस तरीके से इसके अंदर सेव करा सकते हैं। ठीक। सो अभी आपको लेबल्स नहीं दिख रहे, लेकिन अगर मैं राइट स्क्रॉल करूँ तो इसके अंदर लेबल्स भी मौजूद हैं। सो इस तरीके से इसके लेबल्स भी आते हैं। और इसकी खूबसूरती प्लॉटली की है कि यहीं से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बड़ा छोटा भी कर सकते हो, जो आपको मैटप्लॉटलिब नहीं करने देता। सो ये चार्ट बना लें। ये चार्ट बनाने के बाद हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। क्या आपकी आवाज़ कट गई, सॉरी। हम्म। टाइटल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा स्ट्रीमलेट का काम जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं बंद। हमने इसको भी बंद कर दिया, हमने इसको भी बंद कर दिया, और हमने ऐप को भी बंद कर दिया। ठीक है, या मैंने कंट्रोल सी दबाया। सो मेरी ऐप भी बंद हो गई। अब हमें काम क्या करना है, अब हमें इसको वेबसाइट पे अपलोड करना है। ठीक है, तो अभी हमारे लोकल होस्ट पे चल रही है ना। अगर हमें ये डैशबोर्ड हमने बना लिया और ये हमने लिंक किसी को पास ऑन करना है कि यार ये खोल के देख लो, सो वो अभी नहीं देख पाएगा बिकॉज इट्स एन आवर लोकल होस्ट। तो हम इसको अब स्ट्रीमलेट की ऑफिशियल सर्विस जो कि फ्री है, आप
उस पर अपलोड करेंगे। तो उस पर अपलोड करने का तरीका ये होता है कि वो गिटहब से आपकी कोड उठाता है और उसको अपने पास एनवायरनमेंट में रन कर देता है और आपको एक लिंक दे देता है जो कि शेयरेबल होता है। तो सबसे पहले हम गिटहब खोलेंगे, ठीक है। गिटहब खोलने के बाद आपने अगर अकाउंट बनाया हुआ है, तो वैन गुड, नहीं बनाया हुआ तो अकाउंट बना लें। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मेरी बहुत सारी रिपॉजिटरीज़ आ रही हैं। मैं एक नई रिपॉजिटरी बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको प्राइवेट रिपॉजिटरी बनाता हूँ। इसको मैं रिपॉजिटरी बना देता हूँ रेज्यूम की, ठीक है। हाँ, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ, स्ट्रीमलेट प्रैक्टिस ऐप। ये मैंने रिपॉजिटरी क्रिएट कर दी। सो नाउ माई रिपॉजिटरी इज़ क्रिएटेड, ठीक। अब इस रिपॉजिटरी के अंदर मुझे जो है वो फाइल सेव करनी है। सो मेरी रिपॉजिटरी कहाँ आ रही है, मेरी सारी रिपॉजिटरीज़ हैं। ये रिपॉजिटरी आ गई मेरी, और ये मेरी रिज्यूम की प्राइवेट रिपॉजिटरी आ गई, ठीक है। ये मेरी बाकी रिपॉजिटरी आ गई। अच्छा, ये अगर आपने चलाना हो उससे डेस्कटॉप से, तो ये डेस्कटॉप की कमांड है, ठीक है। और मैं यूजुअली जो है इसको डेस्कटॉप से ही चला रहा होता हूँ। यहाँ पे सारे आपके इश्यूज आ गए, पुल रिक्वेस्ट, एक्शंस आ गई, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर कहीं डिप्लॉय करनी है तो यहाँ से होता है। प्रोजेक्ट्स में आ जाएं। अभी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इसकी सिक्योरिटी और ये सेटिंग्स होती हैं। सो अगेन कोड पे, और यहाँ से अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करें, ठीक है। चूज़ पे जाएं, और कौन कौन सी फ़ाइल आपने अपलोड करनी है। एक तो streamlit.py अपलोड करनी है, और एक आपने जो पिक्चर आपने बनाई थी वो अपलोड करनी है। अच्छा, इन दोनों को अपलोड करने से पहले आपने एक फ़ाइल और अपलोड करनी होती है, ठीक है। वो फ़ाइल आपने क्या अपलोड करनी होती है, मैं दोबारा अगर आ जाऊँ, सॉरी यहाँ से नहीं खोलेंगे, इसको इन्वायरमेंट से ही खोलते हैं ताकि कोई मसला ना है। सॉरी, क्या खोल रहा हूँ मैं, इन्वायरमेंट में गया, मैंने VS कोड खोल लिया, ये VS कोड में मैं आ गया। दोबारा अपना फ़ोल्डर खोल लूँ। सो डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाटा शेडलॉक्स मेरा फ़ोल्डर था। सो ये मेरी स्ट्रीमलिट की फ़ाइल थी, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ लाइब्रेरीज़ यूज़ करी हैं। मुझे स्ट्रीमलिट को ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ आप इसके साथ, इस एप्लीकेशन के साथ इंस्टॉल करो, तो ठीक है। तो इसी के अंदर एक नई फ़ाइल बनती है, यहीं पे एक न्यू फाइल बनाएंगे आप। इसको आप नाम दोगे requirements.txt, ठीक। सो requirement.txt के अंदर आप वो सारी लाइब्रेरीज़ के नाम लिख दोगे, जौन जौन सी लाइब्रेरीज़ आपको चाहिए, ठीक है। सो मेरे पास सबसे पहले तो स्ट्रीमलिट है, फिर PIL है, फिर pandas है, और फिर प्लॉटली एक्सप्रेस है। सिंपली मैंने ये 4 लाइब्रेरीज़ के नाम लिख दिए और इसको मैंने कर दिया सेव, ठीक। अब मैं जाऊंगा अपने गिटहब पे वापस और अब फाइल अपलोड करूँगा। सो अब मुझे कौन कौन सी फ़ाइल अपलोड करनी है, मुझे ऐप की फ़ाइल अपलोड करनी है, मुझे पिक्चर चाहिए जो मैंने वहाँ पिक्चर की थी, और मुझे requirements.txt चाहिए। सो अब ये अपलोड कर रहा है।
अब ये तीनों फाइल्स मेरे पास यहाँ पे अपलोड हो गई। अब मुझे रिपॉजिटरी पुश करनी है स्ट्रीमलेट पे, तो मैं streamlit.io खोलूँगा। ठीक है, साइन अप करेंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं साइन इन कर लूँगा। तो जब आप साइन अप कर रहे होते हैं तो ये आपसे गिटहब का अकाउंट मांगता है। तो अगर आप अपने गिटहब के अकाउंट की डिटेल्स हैं तो ऑलरेडी आपकी लाइब्रेरी को, आपकी प्रोफाइल को, गिटहब की प्रोफाइल को स्ट्रीमलेट इंटीग्रेट कर लेता है। करंटली मेरी कुछ ऐप्स चल रही हैं, मैंने कहा मुझे नई ऐप बनानी है। ठीक है, और रिपॉजिटरी मेरी अपनी रिपॉजिटरी है, मास्टर ब्रांच है। ठीक है, सो मैंने कहा यहाँ से रिज्यूमे वाली रिपॉजिटरी उठाओ, और फाइल का नाम मेरे पास क्या था, मेन ब्रांच है, और फाइल का मेरे पास नाम था, क्या हो गया, कोई ब्रांच ही नहीं है। भाई ये कौन सी ब्रांच ले रहा है। हो गया, हमसे गलती हो गई। चूज़ फाइल्स, सो डीपी चाहिए थी, उसके बाद रिक्वायरमेंट चाहिए थी, और स्ट्रीमलेट, ये 3 फाइल चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद मुझे कमिट करना है। ये मेरी फर्स्ट अपलोड है, सो कमिट चेंजेस। सो अब इसने मेरी ब्रांच डिक्लेयर कर दी। मेन ब्रांच के अंदर मेरी ये 3 फाइल पड़ी हैं। सो अब यहाँ पे ये मेन ब्रांच उठा लेगा। ठीक है, और मेरी ऐप का फाइल का नाम है streamlit1.py। मुझे इसको सिंपल डिप्लॉय, सो ये थोड़ा टाइम लेता है लोड होने के अंदर, डिप्लॉय करने में। आपकी वंस ऐप आपकी डिप्लॉय हो जाए तो आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये ऐप अभी रन कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे आपकी मेन ऐप आ जाएगी। अगर आपने इसको शेयर करना हो तो इसका तरीका ये है कि यहाँ से जाके आप सेटिंग्स में जाएं और शेयरिंग ऑन कर दें। दिस ऐप विल बी विजिबल टू एनीवन विद द लिंक, इसको सेव कर दें और ये आपके पास अपलोड हो जाएगी। सो वंस इट इज़ डिप्लॉयड, सो ये आपको कुछ आपको दिखा देता हूँ। एक ऐप ये आपको इस तरीके की दिख रही होगी। सही है, स्ट्रीमलेट टेक्स टाइम फॉर फर्स्ट एंड सेकंड लोड, उसके बाद ये आपकी सही चलती है। अच्छा, क्योंकि ये फ्री सर्विस है तो अगर कुछ अरसे तक आप अपनी ऐप यूज़ नहीं करोगे तो ये उसको हाइबरनेट मोड में ले जाता है, और जैसे ही कोई फर्स्ट अप उसके बाद क्लिक करेगा या लिंक खोलेगा तो ये दोबारा रीबूट करेगा, तो इसकी वजह से भी टाइम लेता है। ठीक है, सो इसको आप डिप्लॉय करके देखिएगा। कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, और मंडे वाली क्लास में हम एक प्रॉपर पूरा डैशबोर्ड बना रहे होंगे, और डैशबोर्ड बनाने के बाद उसको स्ट्रीमलेट पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, ये मेरी, जो मैं आपको यहाँ पे ऐप खोल के दिखा रहा था, ये उसकी रिपॉजिटरी है। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स और txt है। इसी तरीके से आपके पास भी रिक्वायरमेंट्स बनी है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगेन माय नेट इज़ वेरी स्लो टुडे, लोडिंग में टाइम ले रहा है। अदरवाइज़ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, इस तरीके से आपके पास ऐप डिप्लॉय हो जाती है। ये सो वी विल सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। इसके बाद नेक्स्ट वीक के बाद एक और वीक बचा है। नेक्स्ट वीक में इसको क्लोज आउट करने के बाद मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे, और फिर मशीन लर्निंग को क्लोज़ कर देंगे। उससे अगले हफ्ते में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो सी यू गाइस ऑन मंडे।